नमस्कार। द बोनस के इस प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आपकी जेब से लेकर देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली तमाम खबरें लेकर स्टूडियो पहुंच चुका हूं और खबरों के विश्लेषण के लिए मेरे साथ द बोनस के संपादक अंशुमान तिवारी जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप सबका स्वागत है। ब्रज, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में पहली बार एंकर के तौर पर। जी सर, शुक्रिया सर। सर से बातचीत और विश्लेषण शुरू करें उससे पहले आप लोगों को बताते हैं मुख्य तौर पर किन खबरों पर चर्चा होगी। बोनस पॉइंट में आज सबसे पहले मानसून से जुड़ी खबरों का विश्लेषण करेंगे। इस देश में मानसून के पीछे हटने की शुरुआत हो गई है। पश्चिमी राजस्थान में मानसून पीछे हटने लगा है। इसके बाद जीएसटी कटौती की घोषणा के असर पर बातचीत होगी। कारों पर जीएसटी कटौती की घोषणा के बाद बैंकों में जो कार लोन को रद्द करने के आवेदन बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंशुमान सर के साथ होगा इस खबरों का विश्लेषण। और अगली खबर महंगाई के आंकड़ों से जुड़ी है। खाद्य तेल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी की वजह से थोक और रिटेल महंगाई में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। थोक महंगाई 2 महीने बाद पॉजिटिव जोन में आ गई है। इसके बाद भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर चल रही बातचीत का विश्लेषण होगा। इस बातचीत में कृषि इंपोर्ट अब भी बड़ी रुकावट बना हुआ है। अमेरिकी ट्रेड सेक्रेटरी के ताज़ा बयान से इसके संकेत भी मिल रहे हैं। अगली खबर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से जुड़ी है। इस स्कीम की वजह से सरकार पर आर्थिक बोझ कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। सरकार चाहती कि निवेशक जल्द रिडेम्पशन करें। अंत में माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई की अलग हुई राहों पर बात होगी। दोनों कंपनियों ने नॉन बाइंडिंग डील की है। बातचीत शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मानसून पर चर्चा की जाएगी। देश में मानसून सीजन के आधिकारिक तौर पर खत्म होने में अब सिर्फ 15 दिन बचे हैं। 30 सितंबर को सीजन आधिकारिक तौर पर खत्म हो जाएगा। अब तक बीते मानसून सीजन के दौरान देश भर में सामान्य के मुकाबले 7% ज्यादा बरसात दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक देखें तो 14 सितंबर तक देश भर में औसतन 446 मिलीमीटर बारिश हुई है। सामान्य तौर पर देखें तो इस दौरान 790 मिलीमीटर बरसात होती है। इस बीच देश के कुछ हिस्सों में मानसून की वापसी भी शुरू हो गई है। इस साल मानसून की वापसी समय से 3 दिन पहले शुरू हुई है। रविवार को पश्चिमी राजस्थान से मानसून की वापसी की शुरुआत हुई है। ऐसे में सवाल ये उठता है जो हम लोग सर से भी समझेंगे, जाते जाते मानसून कहाँ सबसे बड़ी चुनौती बन रहा है, और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे सर से कि खरीफ फसल को लेकर क्या संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। ब्रज, मानसून की वापसी, मानसून समय से पहले आया था और वापसी भी होती दिखाई दे रही। अगर आप मोटा आंकड़ा देखें तो आपको केवल 7% या 6% की अतिरिक्त बारिश होती दिखाई देगी, पर वास्तविकता में जैसा मानसून का स्वभाव है, क्षेत्रीय स्तर पर सामान्य से ज्यादा बारिश है और बहुत ज्यादा बारिश है। पंजाब की परिस्थिति हमारे सामने है। पूरा पंजाब बाढ़ में डूबा रहा है। उत्तर भारत के बाकी हिस्सों में भी, उत्तर प्रदेश में भी ठीक खरीफ की फसल के बीच कई जिलों में, कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति है। तो वो पूरे देश की पिक्चर में मानसून सामान्य से बेहतर रहा है, लेकिन कई जगह मानसून सामान्य से बेहद ज्यादा रहा और बाढ़ की परिस्थिति बनी है। जाता हुआ मानसून 3-4 जगहों पर चुनौती बन रहा है। कुछ साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी दिखाई दे रहा है। विदर्भ में मराठवाड़ा में और महाराष्ट्र के हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। मुंबई में अगले 7 दिन के लिए रेड अलर्ट है बारिश के लिए। तो जाता हुआ मानसून महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश कर रहा है। खरीफ की फसल को लेकर अब यहां से हमारी उल्टी गिनती शुरू होती है। बुआई के आंकड़े हमारे पास आए थे 2 बार, जब शुरुआती दिनों में और बाद में भी, पर उन आंकड़ों के बाद देश के एक बड़े हिस्से में, खासतौर से खरीफ में धान उत्पादन के, दलहन उत्पादन के, तिलहन उत्पादन के एक बड़े हिस्से में हमने सामान्य से ज़्यादा बारिश देखी और बाढ़ देखी। ऐसी स्थिति में खरीफ की पैदावार के आंकड़ों में बड़े संशोधन हो सकते हैं, होने की संभावना है यदि आप बाढ़ की परिस्थिति देखें उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे इलाकों में। हालांकि धान के उत्पादन को थोड़ा समर्थन झारखंड से और उड़ीसा की बुआई से मिलेगा, लेकिन खरीफ के अनाज के उत्पादन में जो आकलन है उनमें डाउनवर्ड करेक्शन या कमी की जा सकती है। दलहन और तिलहन की बुआई पहले से ही पिछले साल की तुलना में लक्ष्य से कम दिखाई दे रही है। तो अब सब कुछ इस पर निर्भर है कि खरीफ का वास्तविक आंकड़ा, बुआई के बाद उत्पादन का आंकड़ा सरकार की तरफ से क्या आता है। और ये जो चुनौती आई है मानसून की अभी, और जब मानसून पहले जल्दी आया और उसके बाद अतिवृष्टि हुई जो कि सामान्य रूप से जुलाई और सितंबर में हमें दिखती है,
उसका असर हमें आने वाले दिनों में महंगाई पर दिखाई देगा। महंगाई ने, बाजार ने थोड़ी बहुत कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना सूंघ भी ली है, और इसलिए महंगाई के जो दोनों आंकड़े जिन पर आज हम चर्चा करेंगे वो भी हमें हल्की बढ़त दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल। मानसून के बाद अब जीएसटी कटौती पर चलिए बातचीत करते हैं। कारों पर जीएसटी कटौती के बाद ग्राहक अपनी कार खरीद जो है टालने लगे हैं, जिस वजह से सरकारी बैंकों के पास पहले से मंजूर हो चुके कार लोन को रद्द करने के आवेदन बढ़ गए हैं। जीएसटी कटौती के बाद ग्राहकों को कार खरीद सस्ती पड़ रही है, जिस वजह से पुरानी कीमत पर मंजूर हुए लोन के बजाय ग्राहक अब नई कीमत पर कार खरीदने की तैयारी में है। सर, इस पूरे घटनाक्रम को कैसे समझा जाए? जीएसटी की कटौती के बाद बैंकों के लिए और डीलर्स के लिए चुनौती। डीलर की चुनौती हम आपको बता रहे हैं कि उनके कंपेंसेशन शेयर्स की पुरानी कीमत की गाड़ियां उन्हें निकालने में मुश्किल आ रही। अब बैंकों की बारी है। क्योंकि 1200 सीसी तक की कार के ऊपर जीएसटी का रेट 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है, और ये व्यवस्था पहले ही आई थी। आमतौर पर लोग कारों को शॉर्टलिस्ट करके डीलर के पास जाकर और उसके बाद लोन की प्रक्रिया शुरू करते हैं, और उस प्रक्रिया शुरू पूरे होने में 15 से 20 दिन का समय लगता है। इस बीच में जीएसटी में कटौती आ गई। अब बैंकों की बड़ी चुनौती है कि कारें जो चुनी गई हैं डीलर के पास, जो पहले से ही बिकने को तैयार थी, उनको शॉर्टलिस्ट कर दिया गया और बैंकों ने उस पर लोन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सारी प्रक्रिया बदली है। स्वाभाविक सी बात है कि ग्राहकों को ये लग रहा है कि जब कीमत कम हो गई है और जीएसटी कम हुआ है, तो वो जितने पैसे में कार ले रहे थे उतने ही पैसे में उन्हें उससे बेहतर कार मिल सकती है। थोड़ी ज़्यादा अच्छे पैसे डालकर वो अच्छी फीचर की या उससे बड़ी पावर वाली कार ले सकते हैं। इससे पूरा जो कार ऑटोमोबाइल लोन की व्यवस्था थी वो थोड़ी लड़खड़ा गई है। त्योहारों से पहले बैंकों के लिए इसे संभालना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जैसे संकेत हैं बाजार से आ रहे हैं कि लोग अपनी लोन आवेदन कैंसिल करने की बात कर रहे हैं, रद्द करने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो नए सिरे से डीलर के पास जाकर कार की पहचान करेंगे, और इसका असर हमें इस तिमाही में कार लोन की डिमांड पर या बिक्री पर आने वाले समय में दिखाई देगा। डीलर्स की भी बड़ी दुविधा है, क्योंकि उन्होंने पुरानी कारों के लिए सौदे किए थे, उन पर लोन अप्रूव किया था। जीएसटी की कटौती के बाद जो नई प्राइस आई है, उस प्राइस पर उन्हें पूरी व्यवस्था और पूरा लोन नए सिरे से नेगोशिएट करना पड़ेगा। जी सर, अब अगली खबर की ओर चलते हैं। यूपीआई के जरिए पेमेंट और पैसे ट्रांसफर तो सामान्य है, अब इसके जरिए बिजनेस करेस्पॉन्डेंट के पास से कैश भी लिया जा सकेगा। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार इस तरह की योजना पर काम कर रही है, जिसके जरिए बैंकों के बिजनेस करेस्पॉन्डेंट्स के पास रखे क्यूआर कोड को स्कैन करके ग्राहक आसानी से कैश ले सकेंगे। कैश निकालने के लिए किसी भी यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर की ऐप का इस्तेमाल किया जा सकेगा। अभी तक सिर्फ एटीएम मशीन के क्यूआर कोड के जरिए ही कैश निकासी की अनुमति है। सर, थोड़ा सा समझाइए कि यह व्यवस्था कैसे काम करेगी। ये व्यवस्था हालांकि पहली बार नहीं है। पेमेंट बैंक्स ने भारत में इस तरीके की प्रक्रिया शुरू की थी, जिसमें गैस स्टेशंस पर, पेट्रोल पंप्स पर, शॉपिंग मॉल्स में उनके बिजनेस करेस्पॉन्डेंट या उनके कर्मचारी रहते थे, जिनके हाथ में पीओएस मशीन होती थी, उसमें क्यूआर कोड होता था और आप उसे स्कैन करके उनसे वहां से कैश ले सकते थे। लेकिन अब यूपीआई में इसे बड़े बैंकों को भी, खासतौर से जो मुख्य धारा के कॉमर्शियल बैंक हैं, उन्हें भी इस व्यवस्था में उतार दिया गया है। ये बैंक अपने यहाँ बिजनेस करेस्पॉन्डेंट कहिए, कर्मचारी रखेंगे जो पीओएस मशीन के साथ बाजारों में उपलब्ध रहेंगे। लेकिन जो विड्रॉल की लिमिट है वो बहुत कम है। 1000 रुपए से ज़्यादा का कैश नहीं दिया जा सकेगा। सिटीज़ में करीब 1000 रुपये, टाउन्स में 1000 रुपये है, और सिटी में करीब 2000 रुपये के आसपास तक की लिमिट है। तो छोटे ट्रांजेक्शन्स जो कि फ़ोन को पीओएस मशीन से स्कैन करने के बाद किए जा सकेंगे, वो कैश उस पर्सन के पास उपलब्ध रहेगा, उस व्यक्ति के पास उपलब्ध रहेगा जिसे बैंक नियुक्त करेंगे। इस व्यवस्था से एटीएम को थोड़ी चुनौती मिलेगी, क्योंकि छोटे छोटे ट्रांजैक्शन के लोगों को एटीएम के तक जाना होता था। लेकिन कस्बों में और ग्रामीण इलाकों में ये एक महत्वपूर्ण सुविधा है, जिससे कि छोटा कैश लेने के लिए अब व्यक्ति को तत्काल आसपास ही कोई व्यक्ति मिल जाएगा जहां से कैश लिया जा सकता है। जी बिल्कुल। अब महंगाई पर बातचीत कर लेते हैं। खाद्य महंगाई में बढ़ोतरी की वजह से अगस्त के दौरान थोक महंगाई दर एक बार फिर से पॉजिटिव जोन में पहुंच गई। अगस्त में थोक महंगाई दर 0.52% रही है। इससे पहले जुलाई और जून में यह शून्य के नीचे खिसक गई थी। उधर रिटेल महंगाई भी 9 महीने की लगातार गिरावट के बाद अगस्त में बढ़ी है। अगस्त के दौरान रिटेल महंगाई दर 2% के ऊपर पहुंची है। जुलाई में यह घटकर 1.6% पर आ गई थी। थोक महंगाई और रिटेल महंगाई लगातार बढ़ती दिख रही है। सर, क्या इसको लेकर चिंता करने की ज़रूरत है?
फिलहाल तो आरबीआई के लिए चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि महंगाई की दर 2% के आसपास है, पर ट्रेजेक्ट्री बढ़ोतरी की शुरू हुई है। तो इसे आप कई तरह से आने वाले दिनों में देख सकते हैं। सर, शुरुआत में हमने मानसून की चर्चा के समय संकेत दिया था कि खाद्य महंगाई में फिर हमें मामूली बढ़ोतरी दिखी, हालांकि भी 2.7% पे आरबीआई का जो कंफर्ट जोन है उससे काफ़ी नीचे है। ब्याज दरों को लेकर कोई ऐसी चिंता नहीं है, लेकिन अगर मानसून में अतिवृष्टि का, बाढ़ का असर हमें फसलों के उत्पादन पर और कीमतों पर दिखाई देता है तो हमें आने वाले दिनों में इसमें बढ़ोतरी होती दिखाई देगी। और खरीफ की फसल आने से पहले महंगाई वापसी करती दिख रही है। तो मध्यम अवधि में नीति निर्माताओं के लिए, रिजर्व बैंक के लिए ये चिंता की वजह है। और इसके भीतर अगर आप जाएं तो खाद्य तेल की कीमतें सबसे बड़ी चुनौती, और वो देखिए चुनौती पिछले साल भी थी और इस साल भी निकलकर सामने आ गई। थोक महंगाई में भी हमें इसी का असर दिखाई दे रहा है। थोक महंगाई तो डिफ्लेशन में थी, वो भी पॉजिटिव जोन में आ रही है। खाद्य तेल को लेकर बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि तिलहन की बुवाई का, भारत में ऑयलसीड्स की बुवाई का आखिरी आंकड़ा क्या आता है, और उस आधार पर खाद्य तेल की कीमतों में हमें एक रुख बढ़ोतरी का दिखाई देगा। भारत सरकार खाद्य तेल आयात ही करती, भारत अपनी ज़रूरत का एक बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है। तो अगर खरीफ की बुआई के आंकड़े अच्छे नहीं आए तो इंपोर्टेड महंगाई भारत में आएगी, जो कि खाद्य तेल के रास्ते आएगी, क्योंकि पूरी दुनिया के जो सोयाबीन, पाम सप्लायर हैं वो भारत में मानसून और खरीफ की फसल के आंकड़ों पर करीब से निगाह रखते हैं। और पाम की कीमतें, पाम ऑयल की कीमतों में बाजार में हाल फिलहाल में हमने तेजी भी दिखाई दी है। तो ये वो क्रक्स पॉइंट है, एडिबल ऑयल, जिसकी महंगाई आने वाले समय में आ सकती है और फिर वो पूरी खाद्य महंगाई या थोक महंगाई पर असर करेगी। लेकिन फिलहाल अभी जो महंगाई का आंकड़ा है वो आरबीआई या सरकार को अलर्ट तो करता है, सावधान तो करता है, पर चिंता में डालने वाला नहीं है। जी बिल्कुल। अब अगली खबर की ओर चलते हैं। केंद्र सरकार लौह अयस्क पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने की योजना बना रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर की शुरुआत से सरकार लौह अयस्क पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लागू कर सकती है। सरकार ने इंडस्ट्री को घरेलू स्तर पर उत्पादन बढ़ाने और कीमतें घटाने के लिए बार बार चेतावनी दी है, लेकिन इंडस्ट्री ने अब तक सरकार की नहीं सुनी। ऐसे में सरकार इंडस्ट्री पर दबाव बनाने के लिए एक्सपोर्ट ड्यूटी का रास्ता चुन सकती है। ऐसे में सर सवाल ये उठता है कि लौह अयस्क पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने की जरूरत क्यों लग रही है? ये थोड़ा अनोखा सा और चौंकाने वाला प्रस्ताव है, क्योंकि सरकार की तरफ से इस बात का संकेत दिया गया। कॉमर्स मिनिस्टर ने बार बार भारतीय उद्योगों से कहा भी था कि आयरन ओर का प्रोडक्शन और भारत में उसका इस्तेमाल बढ़ाया जाए, जिससे कि घरेलू बाजार में कीमतें कम हो सकें, पर ऐसा नहीं है। भारत आयरन ओर का बड़ा एक्सपोर्टर है, दुनिया के देशों को जाता है और यहाँ सरकार पहली बार एक ऐसे महत्वपूर्ण खनिज पर एक्सपोर्ट को डिस्करेज करने की कोशिश कर रही है। लगभग ऐसी स्थिति हमने देखी थी कच्चे तेल की कीमत पर, जहां एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई थी पिछले दिनों में, जब रूस से सस्ता कच्चा तेल आकर भारत से रिफाइन होकर जाता था। सरकार की कोशिश ये है कि जो डोमेस्टिक आयरन ओर प्राइसेस हैं, जो भारत के भीतर के आयरन ओर प्राइसेस हैं, वो कम हो, जिससे कि स्टील कंपनियों को, भारत की स्टील कंपनियों को सस्ता आयरन ओर मिल सके और उत्पादन बढ़ाया जा सके। अभी हो यह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आयरन ओर की अच्छी कीमतें मिलने के कारण भारत के निर्यातक सीधा ओर एक्सपोर्ट कर देते हैं और उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी प्रोसेसिंग भारत में नहीं होती, स्टील नहीं बनती। ओर में वैल्यू एडिशन से स्टील और तमाम उत्पाद बनाए जाते हैं, उससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छी कीमतें मिलती हैं। तो अगर ये प्रयोग सफल रहा किसी तरह से और इसका कोई बड़ा नकारात्मक असर नहीं हुआ, तो सरकार के लिए नज़ीर बन सकता है कि वो कई सारे खनिज जो और फॉर्म में, अयस्क के फॉर्म में एक्सपोर्ट होते हैं, उन्हें डिस्करेज कर सकती है और उन्हें भारत में ही उनके प्रोसेसिंग की या उनसे उत्पाद बनाने को प्रेरित कर सकती है। अब डेटा सेंटर कारोबार को लेकर भी चर्चा कर लेते हैं। देश में डेटा सेंटर कारोबार को बढ़ावा देने के लिए सरकार डेटा सेंटर्स के लिए 20 साल की टैक्स छूट दे सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डेटा सेंटर्स के लिए आ रही राष्ट्रीय डेटा सेंटर नीति में ये छूट दी जा सकती, बशर्ते डेटा सेंटर्स जो हैं देश में अपनी क्षमता का विस्तार करें और उनमें रोजगार बढ़े और वे एनर्जी एफिशिएंट हों। फिलहाल राष्ट्रीय डेटा सेंटर नीति का ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि सर आपसे भी हम लोग समझना चाहेंगे, दर्शक भी हमारे समझना चाहेंगे कि भारत में डेटा सेंटर्स को लेकर क्या क्या सबसे बड़ी चुनौतियां रही हैं अब तक? ये कुछ नई घोषणाएं डेटा सेंटर, अभी डेटा सेंटर की आई, अडानी समूह ने किया, अंबानी समूह भी डेटा सेंटर बना रहा है। डेटा सेंटर्स की डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ रही है क्योंकि वो क्लाउड डेटा को होस्ट करते हैं। मलेशिया एक बड़ा प्लेयर बनकर उभरा है डेटा सेंटर में, पर भारत में 2-3 महत्वपूर्ण चुनौतियां डेटा सेंटर को लेकर हैं, जिसे समझना जरूरी है, क्योंकि ये भारत में रोजगारों का भी नया स्रोत हो सकता है और भारत की IT इंडस्ट्री जो
अभी हाल फिलहाल में पिछले एक दशक में अंतर्राष्ट्रीय बाजार की दौड़ में पिछड़ गई, जो हम विस्तार से जिस पर हम अर्थ में भी चर्चा कर चुके हैं, बाजार गंवा रही। उसके लिए डेटा सेंटर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं। जो आंकड़े हैं उस हिसाब से भारत में करीब करीब 16.2 ट्रिलियन डॉलर के आसपास का इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्टेड है 2030 तक। 2030 तक भारत में डेटा सेंटर का मार्केट करीब 10 बिलियन से 11 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच जाएगा। पर जो सबसे बड़ी दुविधा और चुनौती है वो भारत में पावर को लेकर है। पावर सप्लाई और एनर्जी कॉस्ट भारत में बहुत ज़्यादा है बिजली को लेकर। डेटा सेंटर्स को ह्यूज एनर्जी और पावर की ज़रूरत होती है। जो प्रोजेक्टेड कैपेसिटी इंडिया में आने वाली है डेटा सेंटर्स की, उसको देखा जाए तो 2000 मेगावाट से ऊपर है। भारत दुनिया के जिन भी देशों ने अपने डेटा सेंटर्स को होस्ट किया है, उसमें बड़ा निवेश आकर्षित किया है, ग्लोबल कंपनियों को जगह दी है, उन्होंने अपने एनर्जी प्राइसेस को कम किया है, बिजली की कीमत को कम किया है, कॉस्ट कम की है और एनर्जी की रिलायबिलिटी, पावर सप्लाई की रिलायबिलिटी बढ़ाई है। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत हाई पावर, हाई एनर्जी सर्वर्स चाहिए होते हैं जिन्हें लगातार चलते होना होता है, और ये अब सामान्य सर्वर से, स्टैंडर्ड सर्वर से 10 गुना ज़्यादा बिजली खपत करते हैं। तो सरकार ये जो टैक्स रियायत देने जा रही है ये शायद इसलिए है क्योंकि कंपनियों को एक बड़ी लागत खर्च करनी पड़ेगी बिजली के नेटवर्क को से बिजली लेने में और पैरेलल व्यवस्थाएं क्रिएट करने में, क्योंकि भारत के पावर नेटवर्क अभी उतने रिलायबल नहीं है और एनर्जी की कॉस्ट बेहद ज़्यादा है। तो देखना है कि ये पूरी रियायत या टैक्स रियायत क्या बड़े डेटा सेंटर कंपनियों को भारत में निवेश के लिए लेकर आएगी, क्योंकि अगर वो आएंगी तो फिर भारत को अपने पावर सप्लाई के नेटवर्क में बड़े बदलाव करने होंगे। लेकिन एक शुरुआत हो रही है, इसी बहाने हो सकता है भारत में पावर सप्लाई नेटवर्क में भी थोड़ी बढ़ोतरी दिखाई दे। इसके अलावा भारत में टैलेंट को लेकर भी, डेटा सेंटर मैनेजमेंट टैलेंट को लेकर भी शॉर्टेज है, लेकिन जब बनना शुरू होंगे तो भारत में लोग ट्रेन होकर आएंगे जो कि डेटा सेंटर में काम करेंगे। ये बड़ा उभरता हुआ नया क्षेत्र है जिसमें बहुत सारे तीसरी इमर्जिंग इकोनॉमीज आगे बढ़कर काम कर रही हैं। जी बिल्कुल, अब टैरिफ और ट्रेड पर भी बातचीत कर लेते हैं, विश्लेषण कर लिया जाए इस पर भी। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बातचीत में कृषि का मुद्दा अब भी बड़ी रुकावट बना हुआ है। यूएस के ट्रेड सेक्रेटरी के ताज़ा बयान से कृषि के मुद्दे पर मतभेद फिर से सामने निकल कर आया। उन्होंने कहा है कि भारत खुद को 1.4 अरब आबादी वाला देश बताता है, लेकिन अमेरिका के एक टोकरी भी मक्का नहीं खरीदता अमेरिका से। ऐसे में सवाल ये उठता है सर, जिस तरह से टकराव लगातार बढ़ रहा है, फिर ट्रेड डील पर बातचीत आगे कैसे बढ़ेगी? देखिए, पिछले सप्ताह जब हमने बोनस पॉइंट में चर्चा की थी और ये संकेत आए थे कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता शुरू होगी, उस वक्त भी हमने इस कार्यक्रम में बताया था दर्शकों को कि इस वार्ता में जो प्रमुख विवादित मुद्दे थे उनका कोई समाधान नहीं निकला। अमेरिका हर हाल में भारतीय बाजार में कृषि उत्पादों को बेचना चाहता है। अगर अभी तक के जितने अमेरिका की ट्रेड डील्स हुई हैं दुनिया में, उनके मसौदे और उनके स्वरूप देखें तो अमेरिका ने उनमें या तो बाजार में एग्रीकल्चर उत्पादों को बेचने के लिए बड़ी जगह हासिल की है, बोइंग के विमान बेचे हैं, या उन देशों से बड़ा निवेश अपने यहाँ आकर्षित किया है। और कई मामलों में दोनों चीजें एक साथ हुई हैं। बाजार में, जापान के बाजार में अमेरिकी चावल भी पहुंच रहा है और अमेरिका से जापान से अमेरिका में करीब $550 बिलियन के निवेश का भी कमिटमेंट लिया गया। लगभग ऐसी स्थिति यूरोप के साथ भी है या बाकी अन्य देशों के साथ भी है। भारत कोई प्रत्यक्ष निवेश करने की स्थिति में नहीं है अमेरिका में, क्योंकि भारत तो निवेश डेफिसिट है, भारत के पास तो खुद ही पूंजी नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी आकर्षित की जाती है। ऐसी स्थिति में डील मेकर क्या होगा? डील मेकर वही होगा जो अमेरिका लगातार कहने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए जो व्यापार वार्ताओं को लेकर तमाम उत्साह बनता दिखाई दिया था, उसमें फिर कृषि आकर बीच में बैठ गई है कि अमेरिका अपना सोयाबीन, अमेरिका अपना कॉटन, अमेरिका अपना मेज या कॉर्न भारतीय बाजार में बेचना चाहता है, और जो भारतीय किसानों के लिए, भारतीय बाजार के लिए बड़ी चुनौती है। तो जिनको लग रहा है कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट से या भारतीय प्रधानमंत्री के जवाब से बर्फ पिघल गई है, व्यापार वार्ताएं शुरू हो जाएंगी, वार्ताएं शुरू होने का भी कोई एजेंडा तय नहीं हुआ है। और अमेरिका और भारत के बीच व्यापार वार्ताएं जिस वजह से टूटी थी, उसमें वजह वो वहीं उसी जगह कायम है। अमेरिका अगर भारत को अपने कृषि उत्पादों के लिए कि बेचने का दबाव नहीं बनाता भारतीय बाजार पर, तो ये शायद वार्ताएं आगे बढ़ेंगी, या फिर भारत को अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए अपना बाजार खोलना पड़ेगा। ये परिदृश्य समझना बेहद ज़रूरी है। इसलिए तमाम सुधार की, अच्छे रिश्तों की वापसी की बातों के बीच भी जो प्रमुख जटिल विवादित मुद्दे हैं वो जस के तस मजबूत बने हुए हैं। सर, एक चीज़ और समझना चाहेंगे इसी में आपसे कि जिस तरह से निकल कर आ रही चीज़ें, बार बार अमेरिका की ओर से डिमांड किया जा रहा है, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत सर कृषि बाजार को लेकर इतना ज़्यादा रिजर्व क्यों है?
भारत के पास दो बड़ी चुनौतियां हैं। भारत की एक बड़ी आबादी है जिसके पास जिसे जो आयात से जिसको इंपोर्ट जिसे सीधे प्रभावित करेगा। आप ताजा उदाहरण देखिए, कॉटन का इंपोर्ट अमेरिका को मनाने के लिए भी हाल में ही खोला गया खरीफ की फसल से पहले, और भारत में खरीफ की कीमतें एमएसपी से नीचे पहुंच गई। किसान आंदोलित हैं क्योंकि भारत की एक बड़ी जीविका कृषि पर आधारित है, एग्रीकल्चर का डोमेस्टिकली बड़ा बाजार है। तो भारत सिर्फ उन्हीं चीज़ों का इंपोर्ट करता है जिनकी भारत में डेफिसिट है, जैसे कि खाद्य तेल को देख लीजिए या दालों को देख लीजिए। इनके अलावा जो उत्पाद हैं उनका भारत एक्सपोर्ट करता है, जिसमें कि अमेरिका के भी प्रमुख उत्पाद हैं। जैसे अमेरिका चावल बेचना चाहे, कॉर्न बेचना चाहे, सोयाबीन बेचना चाहे, तो भारत के लिए चुनौती होगी। तो कृषि एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे लेकर भारत ने डब्ल्यूटीओ में भी लंबी लड़ाई लड़ी थी, और डब्ल्यूटीओ में बाकी विकसित देशों को भी इस बात के लिए सहमत किया था कि कृषि नीतियों पर उनका नियंत्रण बना रहे, कृषि बाजार न खोला जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने उस हिचक को तोड़कर अमेरिका में जापान बेच लिया, ताइवान और वियतनाम में, जो कि चावल इकोनॉमीज हैं, वहां अपना चावल बेच लिया। तो ट्रंप अपनी ताजा नीतियों में सफल रहे हैं बाजारों में अमेरिकी कृषि उत्पादों को पहुंचाने के लिए। अमेरिकी किसानों के लिए एक बड़ी जीत है। भारत ऐसा करने से अपने किसानों के लिए, भारतीय किसानों के लिए बड़ी चुनौती पैदा करेगा, और इसीलिए वार्ताएं आने वाले दिनों में आगे बढ़ने की गुंजाइश सीमित दिख रही है, जब तक कि भारत या तो कृषि उत्पादों की इजाजत ना दे या ट्रंप अपनी ये जिद छोड़ दें। जी बिल्कुल, अब चलते हैं अगली खबर की ओर। सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को तो बंद कर दिया है, लेकिन पहले से स्कीम में आया निवेश सरकार के लिए बड़ा बोझ बन गया है। गोल्ड की बढ़ी हुई कीमतें और सालाना 2.5% ब्याज की देनदारी की वजह से 2025 में ही स्कीम के तहत सरकार की देनदारी 6,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। सरकार ने इस पर स्कीम को गोल्ड इंपोर्ट पर लगाम के मकसद से लॉन्च किया था, जैसा कि हम लोगों ने देखा था, लेकिन इस स्कीम के बावजूद देश में गोल्ड के इंपोर्ट पर ज़्यादा लगाम नहीं लग पाई है। ऐसे में सर, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि सरकार आखिर इस स्कीम पर जल्दी रिडेम्पशन क्यों चाहती है? ये खबर वहां से आई कि पिछले सप्ताह आरबीआई ने गोल्ड बॉन्ड के प्रीमेच्योर रिडेम्पशन की, समय से पहले रिडीम करने की खिड़की फिर खोली। इससे पहले भी हो चुका है और सरकार इस पूरी स्कीम में फंस गई है। महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप निवेशक के नजरिए से देखें, आम निवेशक के नजरिए से देखें, तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड दुनिया की सबसे अधिक रिटर्न देने वाली स्कीम बन गई। सरकारी स्कीमें दुनिया में ऐसी नहीं हुई जिनमें कि 107 से 250% तक के रिटर्न दिए गए हों। ऐसा बहुत सीमित हुआ है कि किसी सरकारी बॉन्ड स्कीम पर या सरकारी सॉवरेन स्कीम पर इतने बड़े रिटर्न हुए हैं। और रिटर्न की का आंकड़ा आपकी मेज पर है। 2017-18 की सीरीज पर करीब करीब 250% का रिटर्न हुआ। 2830 रुपए के पर सोना जब शुरुआत हुई थी तो सोने की कीमत 230 थी, जब रिडीम हुई तो करीब करीब 10,000 के आसपास पहुंच गई। यही 2021 की सीरीज का हुआ। सोने की कीमत दोगुनी हो गई। 2021 से 2024 के बीच में रिटर्न 107% रिटर्न आया। गोल्ड की कीमतों में उछाल है। 2.5% का सरकार ब्याज भी अलग से देती है, और जिससे सरकार पर अब भुगतान का बोझ बढ़ रहा है। सरकार ये चाहती है कि जल्दी से जल्दी लोग इसे रिडीम कर लें, अभी जो भी उनको मिल रहा है निकाल लें, जिससे कि एक मुश्त भुगतान का बोझ घट जाए, क्योंकि इसकी 67 किश्तें जारी हो चुकी हैं और लंबे समय तक इसका भुगतान किया जाना है। तो लेकिन सोने जिससे कि जल्दी से सरकार के बजट पर बोझ कम हो सके, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। और जैसा ब्रज आपने बताया शुरुआत में कि एसजीबी उल्टी पड़ी। इसका उद्देश्य था कि भारत में लोग अपना सोना सरकार के पास रखेंगे, कैश लेंगे या पैसा लेंगे और सोने का इंपोर्ट कम होगा, लेकिन वैसा तो हुआ नहीं। इंपोर्ट तो इतनी महंगी कीमत पर भी, इस महंगाई के बाद भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और इसलिए ये स्कीम अब सरकार के गले में फंस गई है। सोने को रिसाइकिल करने की, बदलने का कोई तरीका नहीं था। ब्याज और रिडम्पशन का कोई फार्मूला सरकार इस बीच में तय नहीं कर पाई, और इस बीच और होते होते सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सरकार के लिए एक बड़ा बोझ बन गया, क्योंकि सरकार के बजट पर कर्ज है। सर, ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि सरकार के ऊपर स्कीम का बोझ और कब तक रहेगा, और साथ ही आप ये भी समझा दीजिए सर, अब तक कितना रिडेम्पशन हो चुका है? यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरकार को कब तक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को चुकाना पड़ेगा, और यह सरकार के बजट के लिए, सोने की कीमतों के लिए और बाजार की परिस्थितियों के लिए जानना जरूरी है। 2025 में अब तक करीब 2.2 टन के आसपास सोने के बराबर के बॉन्ड वापस आ गए हैं या रिडीम हो गए हैं, जो सरकार के पास पहुंच गए हैं। इस साल के अंत तक करीब 6.19 टन के आसपास के बॉन्ड्स और रिडीम होंगे। कुल सोना है, कुल 2025 में 8.41 टन सोने के बॉन्ड रिडीम होने की संभावना है।
अब आप जरा ध्यान से देखिए स्कीम कितनी बड़ी है। कुल आउटस्टैंडिंग सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की करीब करीब 146.96 टन, लगभग 147 टन सोने के बराबर है। 67 सीरीज जारी की गई थी। 72,000 करोड़ रुपए के आसपास का कीमत है। अप्रैल 2025 तक की देनदारी में 130 टन सोना था, जो रिडीम किया हुआ बॉन्ड है उसे निकाल दिया गया, इसलिए 67,000 करोड़ की देनदारी थी। सोने की कीमतों के कारण, सोने में कीमतों में बढ़ोतरी के कारण करीब करीब 79% देनदारी बढ़ चुकी है। एसजीबी की देनदारी 2032 तक चलेगी, क्योंकि हर बॉन्ड 8 साल का है और 8 साल बाद मैच्योर होता है, और आखिरी सीरीज 2024 में जारी हुई थी। इसके बाद सरकार ने बॉन्ड को जारी करना बंद कर दिया। चूंकि रिडम्पशन क्रमशः है, स्टेगर्ड है, तो हर साल सोने की कीमत के आधार पर भुगतान बदलता रहेगा। कोई नई सीरीज नहीं आएगी, लेकिन ब्रजा, आप अपने कार्यक्रम में नियमित रूप से प्रतिदिन चर्चा करते हैं। बोनस पर हम आपको बुलियन मार्केट की पल्स बताते हैं। बाजार में तो इस तरीके के आंकलन है कि सोने की कीमतें अभी $3600-$3700 पर आउंस के आसपास हैं, $5000 तक पहुंच जाएंगी। इसलिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में जो स्टेगर्ड देनदारी है, जो 2032 तक चलेगी, अगर सोने की कीमतें इसी हिसाब से बढ़ती रहीं तो सरकार के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से लिए गए कर्ज को और इसकी भुगतान को संभालना बजट पे बेहद मुश्किल पड़ेगा और भारी पड़ेगा। इसलिए इस बात की कोशिश की जा रही कि किसी तरह लोग जल्दी से जल्दी जो भी पैसा लेकर किसी भी तरह से अपने बॉन्ड जल्दी रिडीम करा लें। जी बिल्कुल सर, हाँ, सोने और चांदी की कीमतें रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रही। सोना तो ज़बरदस्त उछाल मार ही रहा है। माइक्रोसॉफ्ट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ओपन एआई की राहें अब अलग हो गई हैं। दोनों कंपनियां एक दूसरे के साथ नॉन बाइंडिंग करार दिया है, जिसके तहत दोनों के रास्ते अलग हो गए। इस डील के बाद अब ओपन एआई अपना आईपीओ लॉन्च कर सकती। माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई में करीब $13 अरब का निवेश किया है। ऐसे में सर सवाल ये उठता है कि दोनों कंपनियों के बीच ये रिश्ता टूटना बाजार के लिए इतना बड़ा बदलाव क्यों है? साथ ही ये भी समझना चाहेंगे ये डील टूटी क्यों? ब्रज, एआई मार्केट के लिए बेहद सनसनीखेज खबर थी, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई ने मिलकर एक कहा था कि दुनिया में एक एआई जायंट तैयार हुआ है। एक के पास दुनिया में सबसे बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट है और दूसरा दुनिया की सबसे मॉडर्न, सबसे तेजी से बढ़ती लार्ज लैंग्वेज मॉडल की कंपनी है। लेकिन दोनों के बीच रिश्ते खत्म हो गए। माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई में $13 बिलियन का निवेश किया है। माइक्रोसॉफ्ट को यह भी हक था कि उसे भविष्य में ओपन एआई से जो मुनाफा होगा, अभी तो घाटे में है कंपनी, उसमें 49% मुनाफा मिलने का भी अधिकार था। यहां तक कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपने जो प्रोग्राम है उनमें अजूरे में और ऑफिस एप्स में ओपन एआई का इंटीग्रेशन भी कर दिया था। लेकिन अब विवाद बढ़ गया है। ओपन एआई ने इससे अलग होने का ऐलान किया। ओपन एआई को चूंकि आईपीओ लाना चाहती है, नए निवेशकों को आकर्षित करना चाहती है, इसलिए उसे माइक्रोसॉफ्ट से अलग होना जरूरी था। माइक्रोसॉफ्ट से मंजूरी लेनी जरूरी थी। ओपन एआई ने गूगल और ओरेकल जैसी कंपनियों के साथ भी क्लाउड कंप्यूटिंग डील की है। यह महत्वपूर्ण बात थी, और इस फैसले ने माइक्रोसॉफ्ट को जो एक्सक्लूसिविटी मिली थी, जो विशेष दर्जा मिला था इस डील में, उसे किनारे कर दिया। आईपीओ की तैयारियां पहले से चल रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट के पास ओपन एआई के फैसलों पर वीटो था, और इस वीटो की वजह से ओपन एआई को बाजार से पैसा लेने में दिक्कत हो रही थी। ओपन एआई आर्थिक रूप से दबाव में है, नुकसान में है। हालांकि एआई की अगुआ कंपनी है। एक जो नए क्लाउड डेटा या जो एआई मॉडल थे वो माइक्रोसॉफ्ट के कंट्रोल में थे। ओपन एआई को कई सारे भागीदारों की जरूरत थी। पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात इस डील से निकलकर सामने आई वो थी कि जो मुख्य समझौता हुआ था उसमें एक एजीआई क्लास था। यानी ओपन एआई अगर आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस बना लेती है, जो सबसे आगे का सबसे हाई एंड एआई मॉडल है वो बना लेती है, तो माइक्रोसॉफ्ट की एक्सेस खत्म हो जाएगी, और इससे माइक्रोसॉफ्ट बताते हैं असहज हो गया था। तो ये बड़ी डील थी जो बाजार में टूट गई। अब दोनों कंपनियां जो अभी तक साझेदार थी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करेंगी। सर इसमें एक चीज और समझना चाहेंगे, दोनों कंपनियों के बीच डील जो है टूट गई है, इसके बाद आगे क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट ने अपना खुद के एआई मॉडल बनाने शुरू कर दिए हैं, जिसमें एंथ्रोपिक है, XAI है, MAI के मॉडल हैं। चूंकि अब एक्सक्लूसिव इंटीग्रेशन नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट ओपन एआई के मॉडल पर निर्भर नहीं है, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट अपनी हाई एंड एआई प्रोग्राम्स बनाएगा और जिसमें इंटीग्रेट करेगा। ओपन एआई इधर नई फंडिंग, क्लाउड पार्टनर, मार्केट डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेगा। माना जा रहा है कि कुछ बड़ी कंपनियां ओपन एआई के साथ पार्टनर कर सकती हैं। गूगल और ओरेकल के साथ तो क्लाउड कंप्यूटिंग के समझौते हुए हैं, और इसके बाद अब मार्केट में मल्टी वेंडर कंपटीशन शुरू हो रहा है, और धीमे धीमे आपको दुनिया के बाजार में कई एआई कंपनियां एक साथ उभरती दिखाई देंगी, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट भी ओपन एआई से अलग एक इंडिपेंडेंट एआई पावर बनकर उभरने की कोशिश करेगा, और इस वजह से बाजार दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। और ये सारा घटनाक्रम इसके पृष्ठभूमि में डीप सीक है, क्योंकि डीप सीक के आने के बाद ओपन एआई को झटका लगा था। दुनिया में
एआई सॉल्यूशंस की कीमतों में तेज गिरावट आई थी। चाइना भी पैरेलल 2-3 एआई कंपनियों पर काम कर रहा है। अमेरिका में भी अब एआई कंपनियों की संख्या बढ़ रही है, यानी मल्टी वेंडर कंपटीशन दिख रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात जो चर्चा में निकल कर आ रही, क्योंकि अमेरिकी सरकार ने अपने यहाँ कामकाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल की इजाज़त दी है, वेंडर्स के लिए एक टेंडर की प्रक्रिया शुरू की है। उस स्थिति में भी अमेरिका की कंपनियां प्रतिस्पर्धा करने की तैयारी कर रही हैं ताकि उनको अमेरिका की सरकार के बड़े कॉन्ट्रैक्ट हासिल हो सके। जी बिल्कुल, अब अमेरिका और चीन के बीच जो ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। अमेरिका और चीन के बीच एक बार फिर से ट्रेड डील पर बातचीत शुरू हो गई है। सोमवार को दोनों पक्षों के बीच स्पेन में बात शुरू हुई। इससे पहले दोनों पक्ष ट्रेड डील के लिए जुलाई में मिले थे और उसी दौरान अमेरिका ने चीन को टैरिफ में कुछ रियायतें दी थी। साथ ही चीन ने भी अमेरिका को कई रियायतें दी थी। इस चीन ने अमेरिकी कंपनी एनवीडिया पर आरोप लगाया है कि वो चीन में मोनोपोली को बढ़ावा दे रही है। उसने मोनोपोली रोधी कानून का उल्लंघन किया है। ऐसे में सवाल ये उठता है सर, थोड़ा सा इसको समझाइए कि चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बातचीत किस दिशा में जा रही है। देखिए, भारत और अमेरिका के बीच तो बातचीत अभी शुरू ही नहीं हुई। दोनों पक्ष, अमेरिका भारत पर लगातार ट्रंप की तरफ से थोड़े से ओलिव ब्रांच या थोड़ी सी उदारता के बाद भी जो अमेरिका की ट्रेड ब्यूरोक्रेसी है वो भारत को घेरने की, दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। पर चीन जो कि जिसके साथ अमेरिका का ओपन ट्रेड वार था, वहाँ तीसरे दौर की वार्ताएं शुरू हो गई। पहला दौर लंदन में था, दूसरा दौर स्टॉकहोम में था। लंदन में दोनों में टकराव था, तब 100% की ड्यूटी एक दूसरे पर लगाई गई थी, फिर उनको कम किया गया, फिर रेयर अर्थ पर सहमति बनी। अमेरिका ने अपने चिप पे लगाए हुए कंट्रोल कम किए और अब मैड्रिड में बातचीत चल रही है। बातचीत क्यों चल रही है और इस पर दुनिया की निगाहें क्यों बनी हुई, इसकी वजह यह है कि इस बात की संभावना है कि अगले महीने डोनाल्ड ट्रंप कोरिया की यात्रा करेंगे, जहां वो एपेक देशों के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और वहां उनकी शी जिनपिंग के साथ मुलाकात हो सकती है। जो सूत्र हमें बता रहे हैं भारतीय ट्रेड व्यवस्था के भी, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के, वो बता रहे हैं कि चीन और अमेरिका की ब्यूरोक्रेसी इससे पहले किसी संधि के मसौदे पर सहमति बनाने की कोशिश कर रही है और डोनाल्ड ट्रंप चीन से कुछ रियायतें लेकर, कुछ रियायतें देकर ये दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग देश को कुछ हद तक अपनी शर्तों पर सहमत कर लिया है। चीन भी चाहता है कि उसे अमेरिका के बाजार में हिस्सेदारी मिलती रहे और उस हिसाब से वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग पर चीज़ों को बदलने की तैयारी कर रहा है। तो इस मैड्रिड की जो बातचीत है वो उस पर सबकी दुनिया की निगाहें हैं, क्योंकि यहाँ से अगर कोई सहमति या कोई छोटी मोटी भी सहमति बनती दिखाई देती है तो इस बात की संभावना है कि बीजिंग की शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात में शायद किसी डील का, किसी सहमति का ऐलान हो सकता है। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, चीन ने एनवीडिया पर मोनोपोली का आरोप क्यों लगाया है, इसको सर थोड़ा सा दर्शकों को हमारे समझाइए। ये चीन की टैक्टिक है। चीन एक तरफ, जैसे अमेरिका चीन को स्क्रू करता है तमाम चीज़ों को लेकर, अमेरिका ने चीन को चिप निर्यात के लिए उदारता भी दी लेकिन फिर नई शर्तें भी लगा दी अपनी कंपनियों के ऊपर। ठीक उस तरह से चीन भी इसे स्क्रू करने की कोशिश कर रहा है। एनवीडिया पर सख्ती होगी तो अमेरिकी बाजार में एनवीडिया के स्टॉक में गिरावट आएगी। एनवीडिया चूंकि सबसे बड़ी कंपनी है, पर चीन ने यह पाया है अपने एंटी ट्रस्ट कानून के तहत कि एनवीडिया ने एंटी मोनोपोली लॉ को तोड़ा है और चूंकि एनवीडिया के पास एआई के सबसे बड़े चिप हैं तो उसने कीमतें अपने हिसाब से तय की और चीन के नियामकों का मानना है कि एनवीडिया अपनी जो शर्तें रख रहा है वो पूरी तरह मोनोपोली वाली शर्तें हैं। शुरुआती तौर पर यह पाया गया, अब इसके बाद आगे अलग जांच शुरू होगी। इसे भी इन वार्ताओं से जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि दोनों देश वार्ताओं में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा हासिल करने के लिए एक दूसरे के बाजारों में इस तरीके की कोशिशें कर रहे हैं। तो एनवीडिया वाला फैसला दोपहर ही आज आया, इसका असर हमें शायद अमेरिकी शेयर बाजार पर शाम को, रात तक कारोबार में दिखाई देगा। लेकिन अमेरिका और चीन के बीच व्यापार वार्ताएं आने वाले दिनों का सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। बहुत बहुत शुक्रिया अंशुमान सर, इतनी सारी जानकारी साझा करने के लिए और तमाम खबरों का इतना विस्तार से आप विश्लेषण करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। यहाँ बोनस पॉइंट में तमाम खबरों पर बातचीत की जा रही है। आप लोग ये वीडियो शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बोनस पॉइंट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।